नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे प्रतिबंध, जो कि परमाणु शक्ति और तिरंगा की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 26 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तेरे परमाणु रस्सियों का ढेर गायब नहीं हुआ, ऑब्जर्व हो गया। तुझे वापस चाहिए तो ये ले। ओ नो, मेरी परमाणु रस्सियां उसके शरीर में समाने के बाद पहले से कहीं ज्यादा होकर वापस लौट आई और इसने शिकार भी मुझे बनाया है। मुझे इनसे निकलना होगा और इसे अपने परमाणु छल्लों का निशाना बनाना होगा। मेरे परमाणु छल्ले उस पर असर डाल रहे हैं। मुझे अपने वार की मात्रा को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। परमाणु को लगा कि वो अकीड़ों को समाप्त कर देगा, लेकिन यह उसका भ्रम था। यह उसे अगले ही क्षण पता चल गया। तूने क्या सोचा, मैं खत्म हो गया? मैं तो नाटक कर रहा था, और वो भी इसलिए कि तू ज्यादा से ज्यादा मुझ पर अपने परमाणु छल्ले बरसाए और मैं उन्हें और भी ज्यादा करके वापस लौटा दूं। ओ नहीं, बड़ा बड़ा बुम! ओफ, ये क्या हो रहा है? मेरे ही परमाणु छल्ले मुझे और बुम बुम इस सारे शहर को रोकने को तैयार है। मुझे अपने जख्मों की परवाह किए बिना चारों तरफ छितराए अपने घातक परमाणु छल्ले को रोकना होगा। चारों तरफ परमाणु छल्ले की एक दीवार बनाकर। वाह, इस शहर को तूने बड़े ही शानदार तरीके से बचाया, लेकिन अपने आप को कैसे बचाएगा? ओह, बुरी तरह फंस गया परमाणु। और इसी के साथ अकीड़ों का ठहाका और भी बुलंद हो गया। परमाणु, चाहूं तो तेरे रेडियो एक्टिव शरीर को भी अपने लेड यानी शीशे से बने इस शरीर में ऑब्जर्व कर लूं, लेकिन ऐसा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद तो कुछ और है, और वो तभी सिद्ध होगा जब तू मुझ पर वार करेगा। आप समझा कि उसके शरीर पर मेरे घातक वारों का असर क्यों नहीं हो रहा था। इसका शरीर लेड से बना हुआ है, और लेड परमाणु की विकिरण का कुचालक होता है। यानी मेरी परमाणु पावर से इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। और वैसे भी अब मैं इस पर वार नहीं कर सकता, क्योंकि अब अपने पर वार करवाना ही इसका मकसद है। और ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरे वारों को अपने शरीर में सोख कर वो उसका इस्तेमाल इस शहर को तबाह करने में कर रहा है। ओफ, बड़म! ओह, यानी अब तू वार करने की नहीं बल्कि बचाव की नीति अपना रहा है। तुझे ये नीति जल्दी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तूने मुझे खत्म नहीं किया तो बड़म, मैं इस सारे शहर को खत्म कर डालूंगा। बुम बम! ओह, देख परमाणु, बिल्डिंगें, बसें, टैक्सियां और सैकड़ों लोग जमीन छोड़कर हवा में उड़ रहे हैं। बचा इन्हें, वार कर मुझ पर। ओह! इस तरह कितने को बचाएगा? कहां तक बचाएगा? अकीलों को कहना सही है। ऐसे में कब तक और कहां तक लोगों को बचा पाऊंगा? इन सबको बचाने के लिए तो मुझे अकीलों का कोई अस्थायी हल ढूंढना होगा। लेकिन क्या? एक तो मैं उस पर अपने परमाणु पावर से भरे वार नहीं कर सकता, और ऊपर से उसका शरीर ऐसे मजबूत लेड से बना हुआ है जिस पर ना तो गोलियां और ना बारूद असर कर रहा है। रेड 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 और ना मेरी परमाणु पावर। एक मिनट, बम ने उसके शरीर में जो हल्की सी दरार डाल दी है वो तुरंत ही उसे भर रहा है, और ऐसा वो जरूर अपनी कमजोरी छिपाने के लिए कर रहा है। कमजोरी? ओह, अगर मेरा सोचना सही है तो ऐसी एक जगह मेरी परमाणु पावर उस पर असर भी डाल सकती है, और वहां से मेरी परमाणु पावर को अकेलों को बढ़ाकर उसे खतरनाक भी नहीं बना पाएगा। लेकिन क्या मेरा सोचना सही है? हो सकता है।
ट्राई कर लेने में क्या बुराई है। और उसके लिए मुझे अपनी बेल्ट का मॉलिक्यूलर स्विच दबाकर अपने आप को छोटा करना होगा, इतना छोटा कि मैं आसानी से इसके खुले मुंह में घुसकर इसके पेट में मौजूद इसके मैकेनिज्म में पहुंच जाऊं और यहां करूं ऐसे परमाणु ब्लास्ट जो अकेलों के इस मैकेनिज्म के परखच्चे उड़ा दे, जो निश्चित ही उसके शरीर के बाहरी हिस्से की तरह मजबूत नहीं होंगे। मेरे वार यहाँ काम कर रहे हैं। अब मुझे तुरंत ही अपने कई परमाणु ब्लास्ट करने होंगे। वैसे तो शहर के जिस घने इलाके में हम मौजूद हैं वहां मेरे परमाणु ब्लास्टों से परमाणु विकिरण फैलने का खतरा है, लेकिन फिलहाल मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकीड़ों के लेयर से बने ऐसे शरीर में मौजूद हूं जो उन परमाणु विकिरणों को जाने ही नहीं देगा। परमाणु ने अंदर ही अंदर अपने दुश्मन को खत्म किया और उसके निढाल होकर गिरने से पहले ही उसके शरीर से बाहर निकल आया। आखिर मैंने इसे खत्म कर ही दिया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि इसे भेजा किसने था और यह मुझे खत्म करने की जगह खुद मेरे हाथों खत्म करने के लिए क्यों इंटरेस्टेड था। कि अकेडो के जिस अंत ने परमाणु को परेशान किया था उसी ने रत्न डागा को खुशियों से भर दिया था। अकीडो के समाप्त होने के साथ ही मेरा आधा प्लान तो सफल हो गया। आधे के लिए मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी है, लेकिन उससे पहले करना है एक बेहद जरूरी काम, इंडियन एटॉमिक पावर रिसर्च सेंटर तक उनके मतलब की खबर पहुंचाना। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। परमाणु के खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा था, परमाणु को इसका गुमान भी ना था। उसका तो मन और मस्तिष्क पूरी तरह प्रमोट के उस मैसेज पर लगा हुआ था जो इसके कानों में गूंज रहा था। बारूद से भरा एक जेट प्लेन बेकाबू होकर धरती की तरफ बढ़ रहा है। उसे रोको परमाणु। अगर वो आबादी वाले इलाके पर गिर गया तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा प्रोबॉट, मैं उस जेट के एकदम पास हूं। मैं उसे अपने हाथों में जकड़कर अंतरिक्ष में ले जाने वाला हूं। ओह नो। परमाणु ने जेट को जैसे ही छुआ वैसे ही उसे एक दुर्घटना का आभास हुआ, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। अब उस दुर्घटना को होने से नहीं रोका जा सकता था जो उस भीषण धमाके के रूप में हुई थी। बड़म! ओफ! मेरे हाथ लगाते ही इस जेट प्लेन में भीषण धमाका हो गया। प्लेन के जलते टुकड़े और धमाके के बावजूद भी फटने से बचा बारूद नीचे मौजूद घने इलाकों में तबाही मचाने जा रहा है। मुझे इन सबको रोकना होगा, क्योंकि जो भी हो आखिर नीचे गिरती इस आफत का कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं भी हूं। परमाणु ने अपनी पूरी गति और ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी कुछ टुकड़े को जमीन पर पहुंचने से नहीं रोक पाया था। उफ! जलते हुए टुकड़े ने उन मकान में आग लगा दी है। मुझे ध्यान रखना है कि इस आग से कम जान माल का नुकसान हो, लेकिन मेरे हाथ लगते ही वो जेट प्लेन कैसे फट गया? जवाब प्रोबॉट के पास था। मैंने उस प्लेन के स्कैनिंग शॉट्स की जांच करके ये पता लगाया है परमाणु की वो प्लेन ऐसी धातु का बना हुआ था जिसमें पहले से परमाणु रिएक्शन की मात्रा बहुत अधिक थी। जैसे ही तुमने उसे हाथ लगाया वैसे ही उसकी वो मात्रा और अधिक बढ़ गई और उसमें विस्फोट हो गया। एक बात और परमाणु, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास जिस इलाके में तुम्हारे अकीड़ों से भिड़ंत हुई थी वहां काफी मात्रा में परमाणु विकिरण फैली हुई है। इंडियन परमाणु पावर रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक उन विकिरणों को वहां फैलने के कारणों को पता कर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि उन वैज्ञानिकों ने समय रहते लोगों को वो सारा इलाका खाली करने के निर्देश दे दिए थे और लोगों ने तुरंत ही उन निर्देशों का पालन भी किया था, वरना उन परमाणु विकिरणों का लाखों लोगों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता। परमाणु विकिरण वहां कैसे फैली, कुछ पता चला? नहीं, अभी जारी है। उन वैज्ञानिकों की और मेरी भी। लेकिन इतना पक्का है कि इस जांच का जो भी नतीजा सामने आएगा वो चौंका देने वाला होगा। परिणाम चौंका देने वाला नहीं, उछाल देने वाला था। परमाणु के कारण परमाणु विकिरण फैला। परमाणु वारों का सहारा देकर अकीलों ने शहर में आतंक मचाया। परमाणु की
अदूरदर्शिता ने परमाणु एक्टिव एक प्लेन को ध्वस्त किया, सैकड़ों घर स्वाहा। परमाणु पावर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट, दिल्ली की छत कहलाने वाला परमाणु ही दिल्ली के लिए सबसे बड़ा खतरा। किसी दिन हमारे ऊपर परमाणु बम की तरह फटकर गिरेगा परमाणु, और मुझे नहीं लगता कि वो दिन ज्यादा दूर है। परमाणु के विरोध के स्वर उठने लगे थे, और इनमें सबसे बड़ा स्वर था दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित वकील सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश ने परमाणु को जनहित के लिए सबसे बड़ा खतरा माना था, इसलिए सत्यप्रकाश इस प्रकरण को अदालत में खींच कर ले गए थे। परमाणु दिल्ली की छत और आंख कहलाया जाता है। उसने सैकड़ों बार दिल्ली को भीषण संकटों से बचाया है मिलोड, लेकिन यह कहना एकदम उचित है कि दिल्ली की छत कहा जाने वाला यह सुपर हीरो परमाणु एक दिन दिल्ली की ही तबाही का कारण बनेगा, और इसका छोटा सा नमूना हमें पिछले दिनों ही देखने को मिला है। पिछले दिनों शहर में जो एटॉमिक रिएक्शन फैला और प्लेन फटने का जो हादसा हुआ, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है मिलोड। मैं पिछले कई वर्षों से शहर में अपने परमाणु पावर्स का प्रयोग करता आ रहा हूं, लेकिन कभी भी उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। मेरी हर पावर इतनी नियंत्रित और इतनी सीमित होती है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि परमाणु पावर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट झूठी है? नहीं, ये रिपोर्ट एकदम सच्ची है, और उस दिन शहर में परमाणु विकिरण फैला, लेकिन मेरे वजह से नहीं, अकीड़ों की वजह से। उसे बनाने वाले ने उसे इस तरह से बनाकर भेजा था कि वो मेरी पावर्स को अपने शरीर में सोखे और उनका दुरुपयोग करे। और रही बात जेट प्लेन के हवा में फटने की, तो उसके बारे में ये सिद्ध हो चुका है कि उसे भी पहले से ही इस तरह से प्लान किया गया था कि वो मेरे हाथ लगाते ही फट जाए। मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया था मिलोड। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाहता हूं मिलोड, कि परमाणु के विरुद्ध किसी ने षड्यंत्र रचा था। लेकिन जरा सोचिए मिलोड, कि अगर उस षड्यंत्र रचने वाले ने यह षड्यंत्र रचा होता कि परमाणु बम बन जाए और दिल्ली पर गिर जाए, तो क्या होता? अगर उसने ये रचा होता कि मैं यहाँ की जनता परमाणु के हाथ लगाते ही फट जाए, तो क्या हालत होती? सांप सूंघ गया था सभी को। सत्यप्रकाश के दलीलों ने सभी की बोलती बंद कर दी थी। जज ने अपना फैसला सुनाया। केस के अभी सभी पहलू सामने नहीं आ पाए हैं। इस केस पर कोई फैसला देना जल्दीबाजी होगी, इसलिए यह अदालत अपना फैसला अभी सुरक्षित रखती है और परमाणु को आदेश देती है कि जब तक यह अदालत अपना फैसला न सुना दे, तब तक वो अपने आप को सस्पेंड समझे, यानी फैसला होने तक वह परमाणु नहीं बनेगा। ओह, अदालत की इस फैसले ने रत्न डागा को जश्न मनाने के लिए मजबूर कर दिया। यही चाहता था मैं, इसलिए तो मैं अकीदों को परमाणु से टकराने के लिए भेजा था, और मेरी इस चाहत को सत्यप्रकाश नामक वकील ने आकर मानो नया जीवन दान दे दिया। यानी किस्मत भी मेरे साथ दे रही है। मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, जल्दी से शिकार बनाना चाहिए उस अगले सुपर हीरो को, जिसका नाम है तिरंगा। तिरंगा फिलहाल उस भारत के रूप में था जो वकील सत्यप्रकाश का सहयोगी था। सत्यप्रकाश जी के एक घनिष्ठ मित्र विकास मोहन जी को इस शहर में होने वाली राजनीतिक हलचल ने भी सीएम बनने का मौका दिया है। आज शाम में सचिवालय में होने वाले समारोह में सीएम के पद की शपथ लेंगे। परमाणु के केस में बिजी होने के कारण सत्यप्रकाश जी उन्हें बधाई देने नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए अपनी तरफ से उन्होंने मुझे मोहन साहब को बधाई देने के लिए भेजा है। और मोहन साहब का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। भारत और तिरंगा जिस घर पर पहुंचने जा रहा था, वहां कोई और पहले पहुंच गए थे, और उनके हाथों में थमे हथियार वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को यमराज के पास पहुंचा रहे थे। तर 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 धाए आ! हम आज शाम सीएम बनने वाले विकास मोहन को नरकवासी बनाने आए हैं। वो रहा वो। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत
हम तुझे मारकर तेरी ही शक्ल और काठी के अपने एक आदमी को तेरी जगह सीएम की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। इसलिए हम तुझे उस जगह पर ले जाकर मारेंगे जहां से तेरी लाश को आसानी से गायब किया जा सके। चलो हमारे साथ। मेरे ख्याल से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ले जाने के लिए पुलिस और उनकी गाड़ियां यहां आ जाएंगी और पुलिस की गाड़ियों तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने पैरों को जहमत देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस लायक कर चुका हूं। मैं तुम्हें इस लायक कर रहा हूं कि तुम्हें पुलिस वालों उठा कर गाड़ियों में पहुंचाएं। बहुत बोल रहा है। धाड़। गोलियों से भरकर इसके मुंह को बंद कर दो। तड़ 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 तड़। मौत की राह में जो भी बजा सकते हैं जिंदगी का साज, मधुर सी लगती है उन्हें गोलियों की आवाज। भड़ाक। बारिश की बूंदों की तरह होती गोलियों की बरसात आपको नुकसान पहुंचा सकती है सर। आप अपने पीए के साथ अंदर जाने वाले सुरक्षित कमरों में चले जाइए। मैं इन्हें यहीं देखता हूं। आइए सर। आप ठीक है। अब मैं बेफिक्र होकर इनके हथियारों और इनके शरीरों को जमीन सुखा सकता हूं। धाड़ धाड़। तिरंगा के सामने वे हत्यारे ना अपने हथियार को संभाल रख पाए और ना अपने होश को। सभी चित हो गए। मैं यह सूचना अंदर मौजूद मोहन साहब को दे देता हूं। ओह, ये क्या? मोहन साहब का पीए खून से लथपथ पड़ा हुआ है। यहां कुछ गड़बड़ है। यहां कुछ गड़बड़ हो गई है। मोहन साहब कहाँ है? मोहन साहब तो यहां कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्या हुआ उनके साथ? कहां चले गए वो? मेरी बातों का जवाब मोहन साहब का पीए देगा। बताओ क्या हुआ यहाँ? मोहन साहब कहाँ गए? शपथ समारोह। हाँ हाँ, बोलो क्या कहना चाहते हो? सब पीए के हलक में ही घुट कर रह गई। ओह, ये तो बोल ही नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। ओह, अपनी बात कहने के लिए वो दीवार पर टंगी छोटी छोटी पेंटिंगों की तरफ इशारा कर रहा है। इसकी तो गर्दन लुढ़क गई, हाथ पांव ढीले पड़ गए। एक मिनट। मरते समय पीए ने इन पेंटिंग की तरफ इशारा किया था, लेकिन क्या मैं इन पेंटिंग को देखकर उस समय का उस बात का मतलब निकाल सकता हूं जो पीए मुझसे कह रहा था? लेकिन क्या मैं इन पेंटिंग को देखकर उस बात का मतलब निकाल सकता हूं जो मुझे पीए कह रहा था? तिरंगा ने अपने सारे ध्यान के साथ साथ अपना सारा दिमाग भी उन दोनों पेंटिंगों पर केंद्रित कर दिया। कुछ क्षणों बाद ही आ गया। एक पेंटिंग का तो मतलब समझ में आ गया। उस पेंटिंग में रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा है। इसका मतलब कोई मोहन साहब का अपहरण करके ले गया है। लेकिन इस दूसरी पेंटिंग का क्या मतलब है जिसमें एक ही शक्ल के यानी दो हमशक्ल बच्चे बने हुए हैं? उस पेंटिंग का कोई मतलब तिरंगा को नहीं सूझा तो तिरंगा आगे बढ़ने के लिए दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। मरते मरते पीए के मुंह से शपथ समारोह शब्द भी निकले थे, यानी इस मामले के तार कहीं ना कहीं शपथ समारोह से भी जुड़े हैं। मुझे सचिवालय पहुंचना होगा जहां शपथ समारोह हो रहा है। लेकिन विकास मोहन जी के अपहरण के बाद क्या शपथ समारोह हो रहा होगा? तिरंगा सचिवालय पहुंचा तो चकित रह गया। यहाँ तो शपथ समारोह भी हो रहा है और विकास मोहन भी मौजूद हैं सीएम की शपथ लेते हुए। तो क्या मैंने उस पेंटिंग को देखकर गलत अंदाजा लगाया है कि मोहन साहब का अपहरण हो गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है? लेकिन अगर ऐसा है तो मोहन साहब के पीए को किसने मारा? और शपथ ग्रहण करते मोहन साहब को क्या ये खबर नहीं है कि उनके पीए को किसने मारा? ओफ, मैं जितना इस मामले को सोच रहा हूं ये उतना ही उलझता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चक्कर क्या है। तभी तिरंगा को वो चौंका देने वाला दृश्य नजर आया।
चूंकि सत्य प्रकाश जी मोहन साहब के बचपन के दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बताया था कि एक तो मोहन साहब को बार बार अपने बालों को अपने हाथों से माथे से हटाने की बुरी आदत है, और दूसरा उन्हें अपना बायां हाथ इस्तेमाल करने से नफरत है। इस समय मैं मोहन साहब का न सिर्फ बायां हाथ इस्तेमाल करते देख रहा हूं, बल्कि ये भी देख रहा हूं कि मोहन साहब ने एक बार भी अपने बालों को माथे से नहीं हटाया। लगता है सीएम बनने की खुशी में मोहन साहब अपनी पुरानी आदत भूल गए। क्या ऐसा हो सकता है? इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और इस वीडियो के जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।